So, very good morning to all of you. Welcome to चिन्मय ट्यूटोरियल। आज हम लोग मैराथन में चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। जब बाहर से इंडिया के लोग पैसा उधार मांगते हैं, तो उसको बोलते हैं ईसीबी। डेट डिबेंचर इशू करके आप लोग बाहर से जब लोन लेते हो, दैट इज ईसीबी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कमर्शियल मतलब बिजनेस के लिए, पर्सनल नेचर के लिए नहीं मांग रहे हो, बिजनेस के लिए, और बोरिंग मतलब लोन। तो ईसीबी है क्या? ईसीबी आर कमर्शियल लोन रेज्ड बाय एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी, इंडिया के लोग, फॉर रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटी। दो बातें आ गई कि इंडिया के लोग कौन होंगे? एलिजिबल होने चाहिए, और बाहर के लोग रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। ईसीबी शुड कंफर्म टू पैरामीटर। आपको मिनिमम मैच्योरिटी देखनी पड़ेगी भाई, ऑब्वियसली बाहर से पैसा मांग रहे हो तो कुछ तो मैच्योरिटी देखो, और एंड यूज देखने पड़ेंगे, मैक्सिमम लिमिट्स देखनी पड़ेगी, और ये सारे पैरामीटर्स एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे। ईसीबी कैन बी एक्सेस अंडर टू रूट, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, जबकि अप्रूवल रूट में आपको आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत है। मिनिमम मैच्योरिटी ईसीबी की चलती है 3 साल, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ये मैच्योरिटी चेंज होती रहती है। तो जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने बाहर के किसी एंटिटी से लोन मांगा, तो रिलायंस का नहीं, रिकॉग्नाइज रेजिडेंट एंटिटी, एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी, और जो जिससे मांगेगा उसको क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटी। ईसीबी फ्रेमवर्क क्या है? आप करेंसी किस में मांग सकते हो? फॉरेन करेंसी में मांग सकते हो, इंडियन रुपी में मांग सकते हो, या फिर कोई ऐसी करेंसी जो इजीली कन्वर्ट हो जाती है रुपी में। फॉर्म ऑफ ईसीबी आप कैसे मांग सकते हो? तो बाहर से बैंक लोन ले सकते हो, हाँ बाहर से बैंक लोन ले सकते हो। बाहर सिक्योरिटीज इशू कर लो, जैसे बॉन्ड्स वगैरह इशू कर लो, उसके बदले में पैसा उठा लो। बायर्स क्रेडिट, उधार पे सामान ले लो, वही सप्लाई क्रेडिट हो गया। फाइनेंशियल लीज होता है ना कि हम लोग असेट्स को भी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, ये दोनों ही लोन होते हैं, बॉन्ड्स इशू होते हैं, लेकिन बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लेन वनीला बॉन्ड है, ये भी मैंने बताया था आपको, नेम है, और इसको इशू करके आप लोग क्या कर सकते हो? बाहर के लोगों से लोन ले सकते हो, जैसे मसाला बॉन्ड हो गया, वनीला बॉन्ड हो गया। एलिजिबल बोरोवर कौन होगा? वो बंदे जो एफडीआई ले सकते हैं वो ही ईसीबी ले सकते हैं, वो बंदे जो एफडीआई ले सकते हैं वही ईसीबी ले सकते हैं। पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम पोर्ट्स वगैरह हो गए, एसईजेड वाले हो गए, बाहर के लोगों से लोन लेने वाले, ये सब एलिजिबल है, इनके अलावा नहीं। सिड भी हो गया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ के लिए आप लोग ले सकते हो, एनपीओ, एनजीओ, ये सब लोग ले सकते हैं लोन। रिकॉग्नाइज लेंडर कौन होते हैं? तो लेंडर कौन हो सकते हैं? एफएटीएफ हो सकते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसोरो हो गया, मल्टीलेटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो वहाँ पे भी काम करते हैं, यहाँ पे भी काम करते हैं। किसी इंडिया की ब्रांच या ऑफिस की है ना, इंडियन ब्रांच बाहर हो तो वो ले सकते हैं, बाहर लो। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी मैंने बताया था 3 साल की होती है, लेकिन अदर कैटेगरी में अलग अलग होती है। अगर आप 50 मिलियन तक ले रहे हो तो इसका 1 साल चलेगा, और वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हो तो 5 साल तक चल सकता है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के लिए ले रहे हो तो 10 साल तक हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर फॉर रेजिंग ईसीबी, ऑटोमेटिक रूट होगा। तो देखो, अगर आप लोग बाहर के बंदे से लोन लेने जा रहे हो और आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक रूट है, तो ऐसे में आप लोग एलिजिबल बोरोवर सबसे पहले अपने बैंक के पास जाओगे, बैंक आपसे एक फॉर्म फिल करवाएगी, और फिर आप क्या करोगे? प्रपोजल रखोगे बैंक के आगे, उस फॉर्म को फिल करके कि मुझे ईसीबी के लिए पैसा बाहर से लेना है, ठीक है। तो अप्रूवल रूट में क्या होता है? अप्रूवल रूट में देखो, पहले आपकी एक चार्ट होगा, रुको, हाँ, एलिजिबल बोरोवर सबसे पहले आरबीआई के पास अप्रोच करेगा अपने बैंक के थ्रू, मतलब आपके जैसे नहीं डायरेक्ट जाएगा, बैंक के थ्रू जाएगा, थ्रू ऑथोराइज डीलर बैंक। फिर वो आपका ऑथोराइज डीलर बैंक आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई ने कमेटी बना रखी है इसके लिए, एम्पावर्ड कमेटी। ये एम्पावर्ड कमेटी सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, और अगर इस एम्पावर कमेटी को लगता है कि हमें लोन देना चाहिए, तो ये आरबीआई को डिसीजन बताएगी, मतलब अलाउ करना चाहिए तो आरबीआई को बताएगी। अगर इसको लगता है नहीं देना चाहिए, तो वो भी बात आरबीआई को बताएगी। जो भी है, आरबीआई फाइनल डिसीजन लेगा। लेकिन
एम्पावर कमेटी सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। फाइनल डिसीजन तो किसका होगा? फाइनल डिसीजन होगा हमेशा आरबीआई का होगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में 750 मिलियन तक तो ऑटोमेटिक ही चलता है, उसके बाद अप्रूवल मिलता है। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक रूट में तो आपको डायरेक्टली एलिजिबल बोरोवर किसके पास जाता है? अपने ऑथोराइज डीलर बैंक के पास जाता है, वो फॉर्म फिल कराता है और आपको ईसीबी के लिए पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग अप्रूवल रूट में जाते हो तो पहले आप लोग ऑथोराइज डीलर बैंक के थ्रू आरबीआई के पास जाओगे। आरबीआई प्रपोजल रखेगा एम्पावर कमेटी के, एम्पावर्ड कमेटी आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी, फाइनल डिसीजन आरबीआई को ही लेना है। इसमें जो कॉस्ट लगती है वो मैक्स टू मैक्स 4.5% लगनी चाहिए, तब जो बेसिक रेट होती है प्लस 4.5%, और 4.5% को क्या बोला जाता है? 450 BPS, 100 BPS इज इक्वल्स टू 1% होती है। तो यहाँ पे आप लोगों का खत्म होता है ईसीबी। छोटा सा था चैप्टर, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।